Hello students, good morning. Today I shall teach future perfect continuous tense under future tense. आज फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत जो टेंसेज हैं, मतलब जो 12 टेंस हैं, उस पर चर्चा हो रही है, तो उसी के संदर्भ में आज हम इंग्लिश ग्रामर की चर्चा करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम ही है, आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और कंटिन्यूस दो शब्द या दो टेंस मिलकर के इसमें बने हुए हैं, तो आप यह मान के चलिए कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है, जैसा कि उसको बताया गया है कि अपूर्ण काल होता है, और इसमें परफेक्ट टेंस भी जोड़ दिया जाता है। जब परफेक्ट टेंस जोड़ दिया गया तो ये पूर्ण और अपूर्ण दोनों काल को जो है व्यक्त करता है। तो इसमें जो है कंटिन्यूस टेंस की भांति, जैसे कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है उसी की पहचान, मतलब उसी कंटिन्यूस टेंस की पहचान की भांति ये भी होता है, लेकिन इसमें जो परफेक्ट शब्द जुटा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो पूर्ण है। तो इसलिए इसमें जो है कार्य को करने या उसकी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब समय को प्रदर्शित करने के लिए उसमें सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। या आप यह कह सकते हैं कि इस टेंस में चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इसमें जो भी कार्य होता है वो समय के साथ प्रारंभ रहता है, समय उसमें दिखाई पड़ता है, समय के साथ उस सेंटेंस का जो वो भाव है वो व्यक्त होता रहता है, अर्थात इसमें समय के साथ वाक्य प्रारंभ होता है। मतलब इसमें ये सर्टेनिटी होती है, इसमें ये निश्चितता होती है कि कार्य कब से शुरू हो रहा है, उसमें टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और ये मतलब ये उसमें दिखाई पड़ेगा, ये उसमें वर्णन किया हुआ आपको मिलेगा कि कार्य का जो मतलब कार्य की जो प्रकृति है वो समय के साथ प्रारंभ होती है, समय के साथ रहती है। तो इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी कंटिन्यूस टेंस की भांति होती है, लेकिन इसमें एक शर्त लगा रहता है कि इसमें जो है समय दिया रहता है। तो इसलिए आज जो है हम पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, या इसको कभी कभी पूर्णापूर्ण भविष्यकाल भी कहा जाता है, तो आप सबसे पहले हम उसके पहचान पर चर्चा करेंगे कि वो पहचान उसमें क्या होती है, कैसे उसको पहचाना जाता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, या कैसे ये पहचाना जाता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो स्टूडेंट्स, मैं उसके पहले जो है आप लोगों को उसके अंदर, मतलब उसमें ले चलने से पहले, मतलब उसके सेंटेंस को हल करने से पहले, उसके और जो चीज़ें हैं, रूल्स है, उसको ले चलने से पहले मैं जो है उसके पहचान पर चर्चा करूँगा और उसकी पहचान हम लिखेंगे, और आप लोग भी इसको नोट्स करेंगे, क्योंकि नोट करने से ये फ़ायदा होता है कि आप दोनों के डिफरेंस, मतलब दोनों में क्या अंतर है, कंटिन्यूस में परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या अंतर है, इसको आप देखिए, तत्पश्चात ही आप इस सेंटेंस को हल कर पाएंगे। यदि आपको कन्फ्यूजन होगा, यदि आप उसको क्लैसिफाई नहीं कर पाएंगे, यदि उसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको निश्चित नहीं कर पाएंगे कि इसके साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है उसकी पहचान लिख रहे हैं कि इसमें है वाक्य के अंत में आप लिख सकते हैं, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें एक शर्त है, वो भी लिखी जाएगी, इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य करने का समय दिया रहता है। यही इसकी विशेष पहचान है, लेकिन कार्य करने का समय दिया रहता है, ये इसकी शर्त है, अन्यथा ये कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे हम एक वाक्य आपको दिखाते हैं, वह
2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। अगर ये कहा जाए केवल ये 2 घंटे इसमें से निकाल दीजिए, अगर आप ये कह लीजिए कि वह स्कूल जा रहा होगा तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और यदि हम पूरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख रहे हो कि ये जो टेंस है इसकी पहचान, इसके क्या अंतर होंगे, आप इस वाक्य से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू द टाइम, सो इट इज कॉल्ड, इट इज सेड, इट इज आल्सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इफ़ देयर इज नो टाइम ऑफ वर्क, देयर इज नो टाइम ऑफ इंसिडेंट्स, सो इट इज कॉल्ड आल्सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, आप पहचान सकते हैं कि जब इसमें समय देगा, समय के साथ इस वाक्य को आप देखेंगे, समय के साथ इस वाक्य का आप अनुवाद करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यदि इसमें से ये समय जो है इसको आप निकाल देते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जैसा कि यहाँ पर लिखा है लेकिन कार्य करने का समय दिया रहता है, इसी का ये मतलब होता है कि यदि कार्य करने का समय उसमें नहीं दिया रहेगा तो आप उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं मानेंगे। या आप ये कह सके कि अगर उसमें टाइम नहीं दिया रहेगा तो कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में मतलब कि सहायक क्रियाएं केवल बदल जाती हैं लेकिन सब में क्या कहते हैं कि समय दिया रहता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहेगा तभी उसको माना जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी वो कॉन्टिन्यूअस को रेफ़र करेगा, कॉन्टिन्यूअस को अप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें जो है समय दिया रहता है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं सहायक क्रिया की, कि इस टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है। चूँकि देखिए इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जैसा कि वो अंतर आपको बताया गया है, आपको मैं प्रत्येक टेंस में मैं चर्चा करता हूँ कि ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन का मतलब होता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसी में थोड़ा सा उनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो 7 प्रोनाउन होते हैं उसमें आई और वी के साथ इनका प्रयोग देखा जाता है और बाकी अन्य कर्ता जो होते हैं उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 सहायक क्रिया हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन को थोड़ा सा हम जो है कैटेगराइज कर देते हैं कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता चला आ रहा है। जैसा कि इस समय मॉडर्न यूज में जो है विल हैव बीन का प्रयोग सबके साथ कर दिया जा रहा है, उसमें कोई बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बहुत टेंशन नहीं करने की ज़रूरत है। तो और पहले जो था, पहले के मतलब कि जो क्या कहते हैं सेंटेंस हैं, पहले मतलब कि इस मॉडर्न यूज से पहले जो है इसको कैटेगराइज किया गया है, इसीलिए ये सहायक क्रिया यहाँ लिखी जाती है, इसके साथ आई और वी का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है इसके साथ आई और वी, जब आप सेंटेंस को देखेंगे उसमें आई और वी आया रहेगा कर्ता के रूप में या पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, तो आप वहाँ पर विल है शैल हैव बीन लगा सकते हैं। क्योंकि पहले से उसका प्रयोग हो रहा है इसलिए आप विल शैल हैव बीन लगा सकते हैं और सही भी है। लेकिन यदि आपने कहीं भूल बस बिना इंक्वायरी के मतलब डिसीजन न लेने के कारण, न समझने के कारण अगर आप उसके साथ विल हैव बीन भी प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस को जो सही मान करके आपको अंक प्राप्त हो जाएगा, आपको अंक मिलेगा, उसमें ये इतनी बड़ी गलती नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसकी सहायक क्रिया क्या है और उसके अंतर्गत आने वाले जो नियम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है सेंटेंस प्रायः 3 सेंटेंस होते हैं, आपके सिलेबस में 3 सेंटेंस दिया गया है। वैसे 3 सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पश्चात मतलब इसमें बेसिकली मतलब कि विशेष रूप से या
कह सकिए कि बहुत मतलब कि प्रारंभिक ढंग से जो है उसको 4 सेंटेंस के रूप में दिखाया है, 4 सेंटेंस के रूप में उसने वर्णन किया है, जबकि 4 सेंटेंस नहीं है उसमें, बल्कि 3 ही मुख्य रूप से सेंटेंस माने जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में DLED 4th सेमेस्टर के सिलेबस में, अंग्रेजी व्याकरण के सिलेबस में, मतलब DLED 4th सेमेस्टर स्पेशली या जो भी व्याकरण के पोर्शंस हैं उसमें जो है 4 सेंटेंस दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस या उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, इसके पश्चात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव में 2 इंट्रोगेटिव होता है, सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक। उसके पश्चात जैसा कि सिलेबस में ऐसा प्रदर्शित किया गया है, ऐसा दिखाया गया है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो उस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल्स है। तो जहाँ पर जब रूल्स की बात आती है तो वहाँ पर बात आती है सेंटेंस की, क्योंकि जो सेंटेंस होगा उसी के अनुसार आप जो है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्या नियम है और उसके वाक्य किस प्रकार से बनेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस इसको अफर्मेटिव ही सेंटेंस कहा जाता है। तो आप चाहें तो अफर्मेटिव लिख सकते हैं, आप चाहें तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें मानी जाती है। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस को भी आप देख लीजिए, ताकि ये कोई न कहे, ऐसा कोई प्रश्न उसमें उत्पन्न न हो कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्योंकि अफर्मेटिव का अफर्मेशन भी वही होता है जैसे क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस होता है, उसका मतलब कि एंटोनिम्स अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस का एंटोनिम्स पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो इसलिए पॉजिटिव माने सकारात्मक, अफर्मेटिव माने भी होता है जिसमें मतलब कि ऑफर शब्द से ये बना है अफर्मेटिव, मतलब कि जिसमें ऑफर किया जाए, प्रस्तावित मतलब प्रस्ताव किया जाए और उसको स्वीकार किया जाए। कि ये दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, दोनों का जो है एक इक्वल थॉट होती है, एक इक्वल जो है विचारधारा होती है। तो हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पर। तो इस पर जो है नियम है कि सर्वप्रथम, अब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आप देखिए, सर्वप्रथम कर्ता प्लस, अब सहायक क्रिया की जब बात करेंगे तो पूरी सहायक क्रिया आ जाएगी, प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ऐसा आता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसा कि ING का जो सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूअस में भी है, प्लस ING प्लस कर्म प्लस, अब यहाँ जो समय की बात जैसे इसमें दिखाई गई है तो इसमें आएगा प्लस सिंस या फार, सिंस या फार। अब थोड़ा सा यहाँ हम चर्चा करेंगे कि ये जो सिंस है वो क्या है और ये जो फार है वो क्या है। तो ये जो सिंस होता है ये निश्चित टाइम के लिए होता है और फार जो होता है वो अनिश्चित टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए। जैसा कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बने हैं, इसके पहले जो हमने चर्चा किया है व्याकरण में, उस पर मैंने, आप मेरे जितने भी वीडियो हैं उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फार अनिश्चित समय जो है और सिंस मतलब जो निश्चित समय है, इसको मैंने विस्तृत रूप से चर्चा किया है और मैंने उसको लिखा भी है कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो आप जो है निश्चित और अनिश्चित समय को जो है समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस वी विल ट्राई टू गिव द करेक्ट सेंटेंस रिलेटेड टू दिस सेंटेंस। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि निश्चित समय उसको कहा जाता है जिसमें जो टाइम होता है वो रिपीट नहीं करता है। जैसे हम ये मानते हैं कि जो 24 घंटा होता है
24 घंटे मतलब दिन और रात मिला करके, या जो दिन का समय होता है वो 12 घंटे का होता है, 12 घंटे का उसकी टाइमिंग मानी जाती है। तो घंटे उसमें 12 आते हैं। आप ध्यान से समझेंगे कि निश्चित टाइम क्या होता है, अनिश्चित टाइम क्या होता है। इस पर हम चर्चा करने के पश्चात ही थोड़ा सा वाक्यों पर चर्चा करेंगे। तो जो निश्चित टाइम होता है वो एक ही बार उसमें आता है। एक बार कैसे आएगा? अगर आप कहेंगे कि 1 घंटे से, अगर आप किसी वर्क को जो है, किसी कार्य को आप इंडिकेट करते हुए ये कहते हैं कि मैं 1 घंटे से ये कार्य कर रहा हूँ, तो आप सपोज दैट वो रात और दिन को मिला करके 24 घंटे होते हैं और रात 12 घंटे होती है, दिन 12 घंटे होते हैं। तो उसमें जो मतलब कि घंटे 12 घंटे जो होते हैं, अगर आप उसमें 1 घंटे से कहेंगे तो ड्यूरेशन टाइम, अगर आपका मतलब कि जो परफेक्ट टाइम है वो अगर ये कहा जाए कि देखिए इसमें 12 घंटे होते हैं, तो एक बार 1 बजता होगा, 2 बजता होगा, 3 बजता होगा, 4 बजता होगा, 5 बजता होगा, ऐसे होगा। तो 12 घंटे में जो 7 बजता होगा, मतलब 7 बजना, मानो 12 घंटे में 7 बजे अगर होगा तो 12 घंटे में 7 एक ही बार बजेगा। कितनी बार बजेगा? एक ही बार बजेगा। आप ध्यान से समझेंगे, 12 घंटे में 7 कितनी बार बजेगा? एक बार बजेगा। वो दिन और रात को मैंने वो क्या कहते हैं श्रेणी में कर दिया है कि अगर आप 7 बजे कहेंगे तो ये 12 घंटे में कितनी बार बजेगा? केवल और केवल एक बार बजेगा। और ये 7 बजे से अगर आप कहेंगे, जैसे अभी सुबह का ही टाइम मान लीजिए आप, अब अगर आप 7 बजे से पढ़ाते हैं तो आपका टाइम जो है वो 8 बज गया है, और किसी ने आपसे एड्रेसिंग करते हुए ये जानने की कोशिश किया कि आप कितने घंटे से पढ़ा रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि 1 घंटा वो कब से माना जाएगा। जैसे आप 2 घंटे अगर बीत गए आपको पढ़ाते पढ़ाते, 7 बजे से आप 9 बजे पहुंच गए हैं, और कोई पूछता है कि आप कितने बजे से पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। बट इट कैन नॉट बी डिसाइडेड द सर्टेन टाइम ऑफ टीचिंग। आप निश्चित समय को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय पता नहीं क्या वजह है। आप 2 घंटे पता नहीं किस 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे उसमें जोड़ा जाएगा। तो यदि उसको निश्चित करना हो, अब ये अनिश्चित है, अगर 2 घंटे कह दिया जाएगा तो निश्चित टाइम शो कर रहा है, अनिश्चित टाइम शो कर रहा है। और यदि आप उसमें ये कह दिया कि हम जो है 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो 7 बजे वो उस टाइम में, दिन में या रात की बात करते हैं, तो 7 बजे एक ही टाइम माना जाएगा। और वो सामने वाला ये आकलन कर लेगा, सामने वाला ये कंसीडर कर लेगा कि 7 बजे से पढ़ा रहे हैं तो कितने घंटे हो गए। तो इसलिए 7 बजे अगर कहेंगे आप, मतलब आप 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, 7 बजे से कोई काम कर रहे हैं, तो 7 बजे वाला जो टाइम है ये क्या माना जाएगा? निश्चित टाइम माना जाएगा। लेकिन यदि उसी को आप 7 बजे न कह करके आप ये कह दें कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये अनिश्चित माना जाएगा। उसी प्रकार से आप अब आ जाइए, जैसे सप्ताह होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं 7 दिन से पढ़ा रहा हूं, और वो 7 दिन न कर करके आप, जैसे आज कोई भी दिन मान लीजिए संडे है, संडे टू संडे 8 दिन हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे कि मैं रविवार से पढ़ा रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तो वो निश्चित टाइम माना जाएगा, क्योंकि सोमवार एक निश्चित समय है, सप्ताह में एक बार आएगा। रविवार एक निश्चित टाइम है जो सप्ताह में एक बार आएगा। तो इसी प्रकार से आप चलते हैं। अब हम मंथ की बात करते हैं। जैसे 12 महीने होते हैं, तो अगर आप ये कहें कि मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित नहीं हो पाएगा। 1 महीने मतलब कौन सा महीना। अगर आप ये कहेंगे कि मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ये शो होता है, उसमें ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कितने मंथ हो गया, ये कंसीडर किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट द निश्चित टाइम, about the अनिश्चित time, what is the use of for and what is the use of since. All after this you should know about the rules of positive sentence or affirmative sentence. Then you will you can give a good sentence, a correct sentence which are related to the translation of English language. And after this I will discuss on the negative sentence. So after this I shall discuss interrogative sentence. There are 2 types of interrogative sentence. तो इस प्रकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निश्चित और अनिश्चित समय को जो है समझ गए होंगे। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस एंड द सेंटेंसेज विच कैन बी easily solved, which can be easily translated into English. So I mean to say that
पॉजिटिव सेंटेंस इट इज सेड, ये कहा जाता है कि दिस इज द रूल्स, सर्वप्रथम कर्ता, तत्पश्चात सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, कर्म, सेंस या फार। सेंस या फार को आपने यहाँ पर समझा। अब हम वाक्य को दिखाते हैं, आप वाक्य देखिए। जैसे यहाँ पर है वह, यही बात जो ऊपर लिखी है, जो सेंटेंस यहाँ पर शो हो रहा है, इसी सेंटेंस को आप देख लीजिए। इस सेंटेंस को किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसा कि आपको ये अंतर बताया गया कि अगर उसमें 2 घंटे, 1 घंटे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष से यदि ऐसा समय उसमें शो करता रहेगा, यदि कार्य जो है वो समय के साथ प्रारंभ हुआ रहेगा, कार्य यदि समय के साथ होता रहेगा, तो वो मान के चले, आप मानेंगे उसको कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब वो किस टेंस का होगा, जैसा कि मैंने टेंस के शुरुआती दौर में मैंने ये बताया था कि टेंस के 3 सेंस हैं, मतलब कि जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। देयर आर 4 सेंस आल्सो, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आप इसमें फ्यूचर अगर नहीं जोड़ते हैं, इसमें आप प्रेजेंट जोड़ देते हैं, तो उसमें जो रहा होगा वहाँ पर दूसरी वाक्य के अंत में दूसरा शब्द जो है वहाँ इंडिकेट होगा, वहाँ दूसरा शब्द जो है दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से वाक्य बनाए जाएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं वाक्य पर। अब यहाँ पर लिखा है वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। अब हम इसको, आप जानते हैं कितने प्रोनाउन कितने होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इतने जो प्रोनाउन होते हैं इनकी संख्या होती है 7। इसके बारे में मैंने बताया है कि जब ये आ रहेगा तो ये मतलब कि कंसिडरेबल है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसके साथ ये सेल है बीन का प्रयोग करेंगे, और बाकी अन्य कर्ता के साथ, चाहे वो एक वचन को इंडिकेट कर रहा हो, चाहे बहुवचन को इंडिकेट कर रहा हो, यू विल यूज़ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब विथ दीज पर्सनल प्रोनाउंस or any kind of nouns or any kind of subject. So he means वह, he। अब इसके साथ एक ही सहायक क्रिया आएगी, will have been, he will have been। अब इसमें हमने लिख दिया कर्ता, लिख दिया, कर्ता के बाद मैंने सहायक क्रिया लिख दिया। सहायक क्रिया के बाद ये बोलते हैं कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। जाने की अंग्रेजी क्या होगी, गो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी, गोइंग। अब जा कहाँ रहा है, स्कूल, जाने के लिए प्रीपोजिशन आता है टू स्कूल, ये कर्म के रूप में यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसके बाद अब आ जाएगा आपका सिंस या फार। तो सिंस और फार को आप निश्चित कर लीजिए। 2 घंटे से है, अभी मैंने चर्चा किया। 2 घंटे मीन्स यदि 2 घंटे को आप टाइम देंगे, मतलब 2 घंटे को टाइम अगर आप देते हैं कि वैसे 6 बजे से कह देंगे, सपोज दैट इट इज़ टाइम ऑफ 9 o'clock या इट इज़ टाइम ऑफ 8 o'clock, सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट, ये माना जाएगा, इट इज़ रिगार्डेड दैट दिस वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड एट 7 o'clock। सो इट मीन्स 2 hours, इट इज़ अनसर्टेन, मतलब कि ये निश्चित समय नहीं है। सो यहाँ पर आ जाएगा फॉर 2 hours, 2 घंटे से आपका वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्यों को हल किया जा रहा है। अब एक और वाक्य पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप वाक्यों को आसानी से हल करना सीख जाएं। अब आप वाक्यों को परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में दोनों में थोड़ा सा अंतर को आप देखिए कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है, किस प्रकार से दोनों वाक्यों में अंतर दिखाई पड़ता है। क्योंकि वाक्य के अंत के जो शब्द होते हैं वो एक ही शब्द, एक ही प्रकार के शब्द आएंगे, मतलब उसमें किसी प्रकार से फेरबदल नहीं होगा। बट देयर इज ए कंडीशन, इट इज बीइंग, इट इज सो दैट, मतलब इट इज शोइंग दैट, ये दिखाया जा रहा है कि द वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड, मतलब द वर्क इज स्टार्टेड विथ द टाइम, मतलब कि जो कार्य है वो समय के साथ प्रारंभ होता है। द वर्क स्टार्ट्स विद द टाइम, सो इट इज़ सेड दैट, यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे सपोज दैट मैं 1 बजे से, यहाँ नहीं, 1 सप्ताह देख लीजिए, मैं 1 सप्ताह से व्याकरण, मैं 1 सप्ताह से व्याकरण पढ़ा रहा हूँगा, जैसा कि
आप फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस पर चर्चा हो रही है, तो रहा होगा, रही होगी, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं, जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन यही पहचान जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आती है, लेकिन इट इज़ ए कंडीशन दैट द टाइम द वर्क स्टार्ट्स आर द वर्ब स्टार्ट्स इट्स वर्क विथ द टाइम, सो इट इज़ सेड दैट इट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो यहाँ पर लिखा है मैं एक सप्ताह से व्याकरण पढ़ा रहा हूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई। अब मैंने जैसा कि वहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, दो सहायक क्रिया यहाँ पर मतलब कि दिखाई जा रही हैं, सेल है बीन और विल है बीन। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इतने जो होते हैं आई और वी के साथ मुख्य रूप से इनका प्रयोग होता चला आ रहा है। आज यहाँ पर अगर आप विल है बीन लिख देंगे तो गलतियाँ तो नहीं होंगी, लेकिन वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि अछूते हो जाएंगे, अनटच्ड हो जाएंगे और ये इनका यूज ही नहीं यहाँ पर रह जाएगा। इसलिए आई के साथ आप पर सेल है बीन का ही प्रयोग करिए। आई सेल है बीन। अब यहाँ पर पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होगी? पढ़ाने की अंग्रेजी होगी टीच। जैसा कि आप जानते हैं पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है? टीच होती है, तो उसमें आईएनजी लगेगा, हो जाएगा टीचिंग। आई सेल हैव बीन टीचिंग, मैं एक सप्ताह से व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। आई सेल हैव बीन टीचिंग द ग्रामर। अब यहाँ पर देखिए टीचिंग द ग्रामर। अब एक सप्ताह है, एक सप्ताह भी अनिश्चित है, फॉर ए वीक। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन 1 वीक, a week, 1 month, a month, 1 day, 2 days, etc. So this indicates uncertain time. So it is written that a week. यदि यहाँ पर रहता कि एक सप्ताह माने सोमवार से अगर लिखा रहता तो यहाँ पर हो जाता, तब इसको न लिख करके यहाँ पर क्या लिखा जाता? सिंस मंडे। इसलिए मंडे हो जाता, इसलिए सिंस हो गया क्योंकि देयर इज ओनली 1 मंडे इन ए वीक। सप्ताह में केवल और केवल एक ही मंडे आता है। सो इफ़ इट इज रिटेन, इफ़ इट इज सेड दैट इट इज मंडे, सो इट कैन बी सेड दैट इट इज ए सर्टेन टाइम। व्हाई इट शोज Monday comes only 1 time in a week. So अतः अब हम जो है इसके पश्चात जो है निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। और मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस उसमें निश्चित अनिश्चित समय को भी साथ में लेते चलिए। निश्चित अनिश्चित समय को भी आप समझ गए होंगे। अब आप निश्चित अनिश्चित समय को समझ गए होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को समझ गए होंगे। जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस की ये प्रकृति होती है कि उसमें कार्य को केवल और केवल स्वीकार किया जाता है, उसमें नकार नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने ये बताया है कि आप जो है पहले टेंस को पहचानिए, उसके पहचान से टेंस को पहचानेंगे, उसके सहायक क्रिया को आप जानते रहिए। बिना सहायक क्रिया के आप अगर नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ गई और आप उस टेंस के से भिन्न किसी सहायक क्रिया का अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य बिल्कुल गलत मान लिया जाएगा। सो आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी टेंस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ future perfect tense and the difference between future perfect tense and continuous tense. So after this, इसके बाद you should know the clearly helping verb of that tenses. आप उस टेंस के मतलब उन कालों के सहायक क्रिया को जानेंगे। After this you should know about the rules of sentences. Either it is positive sentence, either it is negative sentence. So you will have to know about the difference between them, positive, negative and interrogative. तो मैं ये बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ टेंस के अकॉर्डिंग इस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत थोड़े थोड़े हमने जो है सेंटेंस को क्या कहते हैं और टेंस को और क्या कहते हैं उसमें कर्ता क्रिया कर्म को थोड़ा सा बहुत शॉर्ट जो है मैंने डिफाइन किया है, उसको मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, आप उसको जान लीजिए।
कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, क्रिया माने जो उसको डिनोट्स करे, जो उसको पूरा करे, और कर्म माने जो उसको सपोर्ट करे। ये तो एक सेंटेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। जैसा कि मैं चर्चा पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ, अगले नेक्स्ट मतलब पूर्व के वीडियो में भी मैं चर्चा करता हूँ, आज भी चर्चा कर रहा हूँ, चूँकि आज ये टेंस का लास्ट टेंस चल रहा है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस माने जिसमें कार्य को स्वीकार किया जाए, नेगेटिव सेंटेंस माने जिसके कार्य को नकार किया जाए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने जिसमें प्रश्न का भाव निकले। तो इस प्रकार से आप टेंस में किसी भी सेंटेंस को यदि आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसको देखिए कि इसकी प्रकृति क्या है, ये नकार हो रहा है कि स्वीकार हो रहा है कि प्रश्न हो रहा है, इनको जानिए। इसके पश्चात आप यदि टेंस को मतलब उस सेंटेंस को हल करने जा रहे हैं तो उसमें यह भी देख लीजिए कि उस टेंस को हल करने से पहले उसके रूल्स क्या होते हैं और उसकी पहचान क्या होती है, उसमें कर्ता क्रिया है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को जानिए। इसके पश्चात ही आप वाक्यों को बखूबी हल कर पाएंगे, अन्यथा आप गलती कर ही देंगे। तो अब हम इसके पश्चात जो है निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से जो है अब निगेटिव सेंटेंस के वर्णन पर, निगेटिव सेंटेंस पर आप देखिए कैसे होता है। तो अब देखते हैं कि आप निगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं और उसकी क्या पहचान होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य को आप जो है सबसे पहले पहचानना चाहिए, नकारात्मक वाक्य क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी कार्य के मतलब जिसमें किसी कार्य को या जिसमें जो एक्टिविटीज़ होती है उसको नकार किया जाता है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ये स्वीकार नहीं किया जाता है। सो इट इज़ आल्सो डिनाइड, मतलब ये नकार किया जाता है। तो नकारात्मक भाव जहाँ पर निकलता है उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब नकारात्मक वाक्य का जो नियम है उसको आप देखिए। इसमें नियम है कि सर्वप्रथम कर्ता माने आप जानते हैं, प्लस शैल या विल प्लस नॉट। आप देखेंगे कि नॉट का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है। जैसे शैल है, हैव है, बीन है, तीन शब्द जुटे हैं एक सहायक क्रिया को बनाने के लिए। एक सहायक क्रिया जो है तीन शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। तो अब नॉट कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, इसको आप जो है केयरफुली समझने की कोशिश करिए। शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर, ये तो आएगा ही आएगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर प्लस आईएनजी आता है, प्लस कर्म होगा, कर्म रहेगा तभी, नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा, प्लस सिंस या फॉर। ये जो है नकारात्मक वाक्य के रूल्स होते हैं। अब नकारात्मक वाक्य आपने ये देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे आपने वाक्य को हल करना सीखा, कैसे वाक्य को आपने बहुत इजी मतलब बहुत आसान तरीके से उसको हल किया। तो आप नकारात्मक वाक्यों को भी बहुत आसान तरीके से हल करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या होगा, इसके जो नियम होंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखिए वाक्य लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नकारात्मक मतलब जिससे किसी वाक्य में नकार किया जाए। तो यहाँ पर वाक्य होगा, यह अध्यापक जनवरी से स्कूल नहीं आ रहा होगा, स्कूल नहीं आ रहा होगा। ये वाक्य हो गया नकारात्मक। आप देख रहे हैं इसमें नहीं शब्द आया है। जब नहीं शब्द आया है तो आप ये समझ जाएंगे कि यह वाक्य जो है नकारात्मक रूल से मतलब निगेटिव सेंटेंस के रूल से बनेगा। ये वाक्य जो है नकारात्मक सेंटेंस पर, नकारात्मक वाक्य पर निर्भर है, ये नकारात्मक सेंटेंस पे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता क्या है, यह अध्यापक। मैंने बताया है कि दिस टीचर इट अप्लाइज सिंगुलर नंबर आर प्लूरल नंबर बट इट इज़ नॉट रिलेटेड आई एंड वी। इट does not indicate I and we, so will have been used with the teacher. So this teacher will not, will और shall के बाद क्या होगा, will not
हैव बीन। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म स्कूल नहीं आ रहा होगा, आने की अंग्रेजी होती है कम, तो उसमें क्या हो जाएगा कमिंग। दिस टीचर विल नॉट हैव बीन कमिंग स्कूल। अब इसमें है जनवरी से, इट अप्लाइज सर्टेन टाइम, इट शोज सर्टेन टाइम। वाई देयर आर 12 months in a year, so the first name of the month is January, so it only comes in one time in a year। मतलब इसका तात्पर्य होता है कि ये जो जनवरी है वो साल में केवल और केवल एक बार आती है, तो इसलिए ये आकलन लगाया जा रहा है, ये आकलन किया जा रहा है कि ये जो जनवरी है ये निश्चित समय है। जैसे अगर ये कहा जाता कि एक मंथ से, 4 मंथ से, 5 मंथ से, 1 महीने, 2 महीने से, तो वहाँ पर क्या हो जाता अनिश्चित हो जाता। और जनवरी की बात की जाएगी तो जनवरी क्या है, साल में कितनी बार आती है, एक बार आती है, तो इसलिए क्या हो गई निश्चित टाइम हो गया। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। आप देख रहे हैं कि नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से हल हो रहा है। अब हम एक और सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। दूसरा सेंटेंस है उसका नौकर 2 बजे से 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होगा। आप देख रहे हैं नकारात्मक सेंटेंस के नकारात्मक वाक्य, मतलब दूसरे सेंटेंस को देख रहे हैं। नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा जो वाक्य है उसको आप देख रहे हैं। पहला वाक्य आपने देखा, यहाँ पर विल है, विल नॉट है, बीन का प्रयोग किया गया। और इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि अब हम दूसरे सेंटेंस पर चर्चा करते हैं कि उसका नौकर 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, उसका सर्वेंट उसका जो नौकर है ये किसको अप्लाइज करता है, एक वचन को। एक वचन और बहुवचन को यहाँ पर नहीं देखना है आपको, अभी देखिए हम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज सर्वेंट विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन डूइंग। डू मीन्स होता है काम करना, तो यहाँ पर हो जाएगा डूइंग। और नौकर अर्थात ही, यहाँ पर आप देखेंगे नौकर अर्थात ही, इसका अपना अपनी क्या होगा हिज, क्योंकि पजेसिव केस ऑफ ही इज हिज। सो डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पर देखेंगे 2 बजे से, 2 बजे क्या है, जैसा कि मैंने आपको निश्चित और निश्चित समय में बताया है कि 2 बजे क्या हो सकता है, 2 बजे हो सकता है निश्चित समय, क्योंकि 12 घंटे में 2 एक ही बार बजता है। तो इसलिए क्या होगा, 2 बजे क्या हो जाएगा निश्चित समय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस 2 o'clock। सिंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे जैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 o'clock, दोनों पद्धति से, लेकिन ये अक्सर जो है अंक में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हिज सर्वेंट विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। आप नेगेटिव सेंटेंस में, अब जैसे यहाँ पर आई को मैं लिख रहा हूँ, मैं अपना पाठ सुबह से नहीं याद कर रहा हूँगा। नहीं या याद नहीं, दोनों एक ही बात होती है। मैं अपना पाठ सुबह से नहीं याद कर रहा हूँगा। आप देख सकते हैं कि इसमें आई आया है। आई को मैंने डिफरेंस यूज में बताया है कि यहाँ पर आई के साथ क्या होगा शैल। आई शैल नॉट हैव बीन
लर्न मीन्स होता है याद करना, तो उसमें आई एन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा लर्निंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पजेसिव केस के लिए बताया जाता है, आप उसके लिए भी सुन लीजिए क्योंकि लास्ट टेंस चल रहा है। जैसे वहाँ पर अपना अपनी लिखा हो, उसका उसकी लिखा हो, तो आप ये ध्यान देंगे कि किसका अपना किसका उसकी लिखना है। तो जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके जो पजेसिव केस होते हैं अकॉर्डिंग टू पजेसिव केस, मतलब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पजेसिव केस इज रिटेन, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव केस ही लिखा जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि उसका नौकर अपना काम कर रहा है, अब यहाँ उसके नौकर को सपोज दैट मानेंगे आप ही मान लेंगे, उसका नौकर अमून मतलब कि सपोज दैट राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। तो इस प्रकार से आप उसको क्या करेंगे यूज करेंगे। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स, गेटिंग द मिस्ट्री ऑफ उसका उसकी अपना अपनी, आर यू आर अननोन अबाउट द पजेसिव केस ऑफ एनी पर्सनल प्रोनाउन, सो यू शुड यूज देन try to search, then try to write the possessive case of regarding subject which subject is being regarded by you after at the place of उसका नौकर, उसका भाई। तो आप क्या करेंगे, पहले आप जैसे उसका नौकर है, उसका भाई है, इसको आप सपोज करके राम श्याम मोहन को आप बना लेंगे। बनाने के पश्चात ही यदि वहाँ पर जैसे यहाँ पर ये राम है, उसका भाई अर्थात राम हो गया, राम अर्थात ही हो गया, तो यदि आप ही का अपना अपने लिखेंगे, उसका उसकी लिखेंगे तो हिज होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो कर्ता के स्थान पर वहाँ पर जैसे आई है तो उसका अपना अपनी माई होगा, वी है तो उसका अपना अपनी आवर होगा, दे है तो उसका अपने अपनी देयर होगा, ही है तो अपना अपनी हिज होगा, सी है तो अपना अपनी हिज हो हर होगा, इट है तो अपना अपनी इट्स होगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट द पजेसिव केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस which you use by giving the good sentence of a translation, or you are changing the sentence into English. So you should know about the all possessive case of all personal pronouns ऑफ नॉमिनेटिव केस, मतलब आप नॉमिनेटिव केस के जो पजेसिव केस होते हैं उसको आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या अंतर है और निगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ प्रयोग किया जाएगा, आप इसको देख रहे हैं। अब हम इसके पश्चात मतलब कि अब हम जो है आज ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, अपना लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं, और हम अब अगले वीडियो में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस चर्चा करेंगे, और उसको भी हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो टू टाइप्स सेंटेंस होते हैं, मतलब मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।